औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम असफन यार है। आई एम एन इंग्लिश टीचर और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 ईयर्स से मैं इंग्लिश में वर्क कर रहा हूँ। स्ट्रेटली ऑलमोस्ट 2 ईयर से पढ़ा भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कई किस्म के इंग्लिश में चीज़ों को देखा है, कई किस्म के प्रॉब्लम्स पे काम किया है, असाइनमेंट्स बनाई हैं, बच्चों को पढ़ाया है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई हैं। तो इस सब ड्यूरेशन में पिछले 12 ईयर्स में मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है स्टूडेंट्स के अंदर, कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तक के 16 क्लासेस पास कर जाते हैं, अपनी बैचलर्स की डिग्री पास कर जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग बाय देयर ओन माइंड। और ये प्रॉब्लम खसूसन जो यूनिवर्सिटी लेवल है उस पे और ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चे उन्हीं नोट्स से तैयारी करते हैं और सेमेस्टर्स को पास करते जाते हैं। कई जगह पे फेवरेटिज्म होता है, कई जगह पे रट्टा या क्रैमिंग होती है। तो हमारा जो बच्चा है वो स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक आते आते इस काबिल नहीं बन पाता कि अगर हम उसको किसी प्रोफेशनल फील्ड में भेजें, लाइक कंटेंट राइटिंग में भेजें, उससे कोई बुक हमने राइटिंग करवानी हो, उससे हमने कोई प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग का काम लेना हो, तो वो उसको नहीं कर सकता, हालांकि उसके पास डिग्री भी होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट लेवल तक सिर्फ टेंसेस ही करवाए जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि मेरी जर्नी में मैंने 8 क्लास में टेंसेस में टॉप किया था, एंड आई वाज स्टिल अनेबल टू फाइंड आउट वेयर माय मिस्टेक्स आर हैपनिंग। मैंने अपने इंटरमीडिएट लेवल पर मेरा 73 स्कोर आया और मैं अपनी टीचर्स के पीछे भाग रहा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मेरे टेंसेस तो बहुत परफेक्ट हैं, मुझे कोई मिस्टेक टेंसेस में नहीं है, तो ये 73 क्यों आया? तो टीचर्स भी मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने इस पे रिसर्च शुरू की। मैंने 6 टाइप्स ऑफ ग्रामर की बुक्स को पढ़ा। मैंने इंग्लिश को डेप्थ्स में समझने के बाद ये चीज़ निकाली कि इंग्लिश इज़ एक्चुअली बियॉन्ड टेंसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर, कि मैंने आईबेक्स में 3 मंथ्स अमेरिकन से चैट की है। तो उनसे बात करते हुए भी मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया कि जो अमेरिकन्स हैं उनकी इंग्लिश में भी कुछ लैक है, और वो क्या है लैक, और पूरी दुनिया में बेसिकली क्या चल रहा है, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ यूनिटी ऑफ थॉट्स के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। सो आई रियली होप दैट वी विल गो वेल इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। जी, सो द मेन टॉपिक इज दैट इंग्लिश इज बियॉन्ड टेंसेस। अच्छा, आज मैं आपके सामने जो अपनी बात है उसको कुछ सबूतों के साथ रखूंगा। ठीक है, आई विल गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ्स टू यू, जिसमें आप वाकई कहेंगे कि जी टेंस तो ये दोनों जुमलों में सही है, लेकिन फिर भी एक जुमला गलत है, एक दुरुस्त है। And of course, when you will be conducting some kind of competitive exam like CSS, like PMS, वहाँ पे जब आप इस तरह का करेक्ट टेंस लिखेंगे, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ मिस्टेक कंसर्निंग टू ग्रामर, आपका जुमला गलत कंसीडर किया जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पर अगर आप स्टैट्स देखें, CSS में 40 मार्क्स लेना ऐसे में बहुत बड़ा एक मार का माना जाता है। इसी तरह से जो BA इंग्लिश है उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसको अब हम ज़रा इन डेप्थ देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपके लिए ज़रा कंटेंट जो लिखा है उसको पढ़ता भी जाऊंगा, और फिर आपसे थोड़ी सी पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट करूंगा, या कम से कम चाहूंगा कि आप मेरी बात पे फोकस करें। सो इन अवर एजुकेशनल सिस्टम we are taught that English lies within tenses, so we merely focus on them. But what if I give you some examples of sentences that do not have any mistake concerning the rules of tenses but are still considered to be wrong grammatically? ठीक है, यही बात कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे जुमले रखूंगा जिनमें टेंसेस के मुताबिक परफेक्ट रूल होंगे,
टेंसेस की मिस्टेक नहीं आपको मिलेगी, लेकिन एक जुमला सही है, एक गलत होगा ग्रामर के एतबार से। तो पहला जुमला आपके सामने है, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स गुड। अब ये दोनों जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वो तो हमने कर दिया, वर्ब के साथ एस लगा दिया। लेकिन एक जुमला सही है, एक गलत है। तो जरा सोचें या कोई मुझे बताना चाहे कि कौन सा गलत है और क्यों गलत है, क्या मिस्टेक है। मैं आपको जरा 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, इसको सोचें। और अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करें। ओके, इसमें मिस्टेक कहाँ पर है पहले तो मैं बताऊं। सही जुमला है नंबर ए, बी वाला गलत है। ए इट वर्क्स वेल दुरुस्त है, इट वर्क्स गुड गलत है। अब दिमाग कई बार कह देता है हाँ भी वेल वाला सही होगा, गुड वाला गलत होगा, लेकिन हमें रूल नहीं आते। तो जब रूल नहीं आएंगे तो यहाँ पे तो हम तुक्के से सही लगा लेंगे सही कौन सा है, लेकिन जब हमने एडवांस राइटिंग करनी होगी, किसी एग्जाम में लिख रहे होंगे, वहां पे जब तक हमें रूल्स का पता नहीं होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो फर्क यहाँ पर क्या है, वेल एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है। दोनों का उर्दू मीनिंग है अच्छा, लेकिन वेल का यूज होता है वर्ब के साथ, यानी एडवर्ब का यूज होता है वर्ब के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ। ठीक है, जबकि जो गुड है, गुड क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का यूज होता है नाउन के साथ। और इस जुमले में हम नाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर गुड गलत है और ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, हालांकि टेंस के एतबार से टेंस के रूल्स दोनों जुमलों में दुरुस्त हैं। चलें इसी तरह की कुछ और चीजें देखते हैं जी। सम अदर एग्जांपल्स, शी मेट अ वेल प्लेयर, शी मेट अ गुड प्लेयर। अब ये सेंटेंस है पास इंडेफिनिट का, वो एक अच्छे खिलाड़ी से मिली। दोनों की ट्रांसलेशन उर्दू में सेम होगी, एक सही है एक गलत है। तो अब फिर 10 सेकंड्स का टाइम है, आप में से कोई बताना चाहे या आप इस पे सोचना चाहें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों। शी मेट अ गुड प्लेयर। शी सर मेट अ गुड अगेन वो प्लेयर। ये प्लेयर, वो प्लेयर को डिफाइन कर रहा है ना, एडजेक्टिव है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। और राइट, वेल वही एडजेक्टिव है। राइट, राइट, थैंक यू सो मच तलत, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्लेयर यहाँ पे नाउन है और नाउन को डिफाइन करना किसका काम है, एडजेक्टिव का। तो वेल यहाँ पर एडवर्ब है, तो इसलिए वेल प्लेयर के साथ यूज नहीं हो सकता। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। परफेक्ट। अच्छा, थर्ड वन, आई एम ग्लैड दैट यू एडिड सम शुगर टू माई टी। आई एम ग्लैड दैट यू एडिड द शुगर टू माई टी। अब इसके बारे में 10 सेकेंड्स, और आप में से कोई बताना चाहे कौन सा सही कौन सा गलत और क्यों। विदाउट द होना चाहिए ना। जी, और इसकी रीजन क्या है विदाउट डा की। उसकी रीजन ये है कि द हम किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करते हैं, शुगर तो कुछ भी हो सक कोई सी भी हो सकती है, कॉमन है। अच्छा, अगर आप, इसके लिए लॉजिक, जी जी आप दूसरा बोले, दूसरे मैम कौन इसके बोले लिए थे। लॉजिक होगी सर, जी जी, इसके लिए लॉजिक ये होगी कि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल चीजों के साथ सम यूज होता है। दैट्स द करेक्ट लॉजिक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो पहले वाली लॉजिक थी ना कि दा स्पेसिफिक के साथ होता है, वो यहाँ पर सूट नहीं करेगी। क्योंकि और क्यों सूट नहीं करेगी उसको इंशाल्लाह हम अब थॉरली अपने सेशन में आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले ए एन दा किसी भी किस्म का आर्टिकल नहीं आ सकता। शुगर अनकाउंटेबल है, इससे इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अच्छा, इस तरह की बड़ी हम कॉमन मिस्टेक अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम कहते हैं प्लीज ब्रिंग मी दा वाटर। अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वहां पर भी दा नहीं लगा सकते। तो ये भी हम मिस्टेक बड़ी कॉमन करते हैं, दा वाटर मैंने बहुत जगह पे सुना है और ये भी मिस्टेक है।
ठीक है, चलें। ओके, अच्छा बाकी एक और चीज देख लें। पास इंडेफिनिट के दोनों जुमले हैं, टेंस के एतबार से कोई गलती नहीं है। ये जुमला मैं बार बार दोहराता रहूंगा, तब तक दोहराता रहूंगा जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाए और आप दूसरों को भी कह सकें टेंसेस आर नॉट इनफ। चलें आगे चलते हैं जी। ही यूज टू क्लाइम दीज माउंटेन्स, he used to climb those mountains। अब इन दोनों जुमलों में कौन सा सही है? ये पास इंडेफिनिट के दोनों जुमले हैं। देयर इज नो मिस्टेक कंसर्निंग टू टेंस जी। 10 सेकेंड्स कोई बताना चाहे प्लीज। He used to climb those mountains. ओके, सो व्हाई इज इट दोज नॉट दीज? व्हाट्स द रीजन और लॉजिक बिहाइंड दैट? एक्चुअली दिस इज द पास्ट टेंस है ना, यूज टू आदि था वो उसका, तो ये गुजर गया तो वो वाले हो गए। अब दीज का मतलब ये कि ये सामने ही है हमारे। नहीं, आपका लॉजिक अच्छा। आंसर सही है, लेकिन ना पास इंडेफिनिट में देखें यूज टू है ना, जी यूज टू के बाद जो जी क्लाइम जी का जी वर्ब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी क्लाइंब। तो जी जी पास बिल्कुल इंडेफिनिट की सही। रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई। यानी अगर आप सोचें ही यूज टू क्लाइम माउंटेन्स के अंदर दीज और दोज दोनों निकाल दें तो भी जुमला सही हो जाएगा ना। तो प्रॉब्लम, बिल्कुल। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, जो दीज या दोज है इसमें फर्क पास के लिहाज से नहीं है। आपकी बात का कुछ हद तक ठीक थी कि ये दीज हो गया ये करीब वाले, दोज कहते हैं दूर की चीज को। इसका प्रेजेंट पास फ्यूचर से कोई लिंक नहीं है। जब भी आपने कहना होगा जैसे दीज आर माई पेंसिल्स, दीज आर माई बुक्स, ठीक है, दीज आर माई एनीथिंग एल्स, कोई भी आप कह लें जो आपके करीब है उसकी तरफ जब आप पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट करते हुए आप यूज करेंगे दीज का एक से ज्यादा चीज के लिए। और जब आप पॉइंट कर रहे हैं अपने से दूर की चीज को प्लूरल में, तो आप इस्तेमाल करेंगे दोज का। तो अब अगर मैं किसी को कह रहा हूँ ही यूज टू क्लाइम दोज माउंटेन्स, ऑफ कोर्स मैं एक से ज्यादा माउंटेन की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे करीब तो हो ही नहीं सकते। करीब होगा तो मुझे ज्यादा माउंटेन्स नजर ही नहीं आएंगे, माउंटेन इतना बड़ा होता है। तो ये इस सेंस के मुताबिक दोज माउंटेन्स इज द करेक्टेड वन। क्यों? क्योंकि दूर की चीज का इशारा है। अच्छा इसकी एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दीज के सिंगुलर होता है दिस, दिस या दीज करीब की चीज के लिए, सिमिलरली डैट या दोस दूर की चीजों के लिए। तो इसमें भी हम दिस और डैट में भी मिस्टेक कर जाते हैं, वो भी यही है। करीब की सिंगुलर चीज की तरफ इशारा करेंगे, इशारा उंगली का हो या इशारा बात का हो, यानी मुहावरतन सेंस वाइज इशारा, या उंगली से आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो सिंगुलर चीज के लिए आप दिस कहेंगे जो करीब है। अगर सिंगुलर चीज दूर है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो डैट कहेंगे। ठीक है, चले। अच्छा, इसके बाद है एक्सक्यूज मी सर। जी जी, जी तलत। सर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो सकता है, बहुत बिल्कुल फॉन्ट नजर नहीं आ रहा मुझे, नहीं आ रहा नजर, मतलब क्लियर नहीं हो रहा बिल्कुल। अच्छा। थोड़ा जूम इन कर लें, बिल्कुल मामूली सा, ऐसा ना फ्रेम से बाहर ना हो जाए। है नहीं जरा, अब देखें फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रहा। इज इट फाइन नाउ? अब ठीक है। यस, जी मच ओके, बेटर। मच बेटर, ओके। जी आगे चलते हैं। अवैस मदर इज मिसिंग हिम बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 1 year। दूसरा जुमला है अवैसिस मदर इज मिसिंग हिम बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 1 year। अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? 10 सेकेंड्स। ऑप्शन बी इज राइट। फर्स्ट ए। ऑप्शन बी इज राइट। अच्छा ए, अच्छा ए बताएं बी। ए, ए इज राइट सर, ए इज राइट। जी तलत कह रही हैं ए, ओके, और बी। अच्छा मैं जरा आपकी चैट बॉक्स भी ओपन कर रहा हूँ, वहां पे भी लिखा हुआ है ए। ए जी ठीक है, ज्यादातर का ए आ रहा है। और अच्छा जो ए कह रहे हैं मुझे जरा इसकी लॉजिक बताएं, व्हाई इज ए राइट हियर? क्या सर वजह है? एक्चुअली ये apostrophe जो लगती है वो एस के बाद का की के लिए होती है, जी पोजीशन शो करने के लिए। राइट, लेकिन ओवेस ऑलरेडी है, तो उसमें ओवेसिस तो नहीं करेंगे इसको। इट राइट, लुक्स ऑड, सुनने राइट, में ही ऑड लगा। right, fantastic. So, of course, your logic is right or correct because
इंग्लिश ये कहती है कि अपोस्ट्रोफी ऑफ कोर्स पोजेशन ऑफ नाउन के लिए यूज होती है, लेकिन ऐसा नाउन जिसका साउंड, नॉट अल्फाबेट, जिसका साउंड हिसिंग हो, यानी एस का साउंड हो, तो उसके बाद अगर हमने पोजेशन शो करनी है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। ये ऐसा नाउन भी हो सकता है जिसके एंड पे एस ना भी हो बट साउंड एस का आ रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अवैस वाला करेक्ट ऑप्शन है, अवैसिस गलत है। अब ये मैंने लिखा क्यों है, हमारी केमिस्ट्री की बुक है, आई एम सॉरी ये किसी से ना वो हो गया है, टिक हो गया है, तो ये प्लीज ना करिए। ठीक है, अच्छा, बोर्ड का यूज ना करिए प्लीज। अच्छा, तो हमारी केमिस्ट्री की बुक और गालबन फिजिक्स में ना दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है गाउसेस लॉ फिजिक्स में, इंटरमीडिएट में गालबन, और केमिस्ट्री में लिखा हुआ है हेसिस लॉ। अब ये बोर्ड की लिखी हुई चीज है, अब हेसिस और गाउसेस बनता ही नहीं है, होना क्या चाहिए था, हेस लॉ, गाउस लॉ। आगे जो उन्होंने अपोस्ट्रोफी के साथ एस ऐड किया है वो मिस्टेकनली ऐड हुआ है, जिसने उसकी प्रूफ रीडिंग की है उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारी टेक्स्ट बोर्ड की बुक के अंदर मिस्टेक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि अगर आप ये मिस्टेक किसी सर प्रोफेशनल, जी जी सॉरी, सर सॉरी, मैं आपकी बात भी काट रही हूँ। मैंने भी ऑप्शन बी इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं भी ये पढ़ चुकी हूँ अपनी बुक्स में कि राइट, मतलब जहाँ पे एस साउंड पढ़ भी रहा होता है तो वहां पे वो अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ होता है। एग्जैक्टली ये मिस्टेक्स हमारी टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बोर्ड में, टेक्स्ट बुक की जो बोर्ड की बुक्स हैं उन सब में मौजूद है। और इसका अगर आपको किसी को रेफरेंस देखना हो ना कि क्या दुरुस्त है, तो इसके लिए आप रेनन मार्टिन को रेफर कर सकते हैं। रेनन मार्टिन में ये रूल बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हिसिंग साउंड के आगे खाली अपोस्ट्रोफी आती है। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, यही तो बात है कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें वो जो इंग्लिश लिखते हैं उसको उस तरह से कई दफ़ा प्रूफ रीड नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इंग्लिश आती नहीं है, मैं ये कहूँगा कि निगलेक्ट हो गई है, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स उसमें मौजूद हैं जो निगलेक्शन की वजह से शायद हैं। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल सही है, आपने उस बुक के रेफरेंस से दुरुस्त कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, इफ समवन हैज स्टोलन द कैप ऑफ द पेन it is unethical. B, if someone has stolen the pen's cap, it is unethical. अब बताएं कौन सा सही है, 10 सेकेंड। ओके, मैं ऑप्शन आपका बी। चैट, सर एज ऑप्शन यू सेड कि ये दोनों ही सही हैं, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, बी कौन कह रहे हैं, तलत कह रही हैं, अच्छा और कौन कह रहा है, जी। शाजमीन। ओके, अच्छा जी, चले, वैसे समवन हैज मार्क्ड इट बिफोर ना, आपके पूछने से पहले ही किसी ने मार्क भी कर दिया। अच्छा चलें, अच्छा वो हाँ वो जो किया था वो इसलिए किया होगा, राइट, ठीक है, वो जो मैं कह रहा था ना करें। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ, आप तीनों का आंसर सैडली गलत है। अब गलत क्यों, उस पे आते हैं। देखें, आह, पोजेशन ऑफ नाउन को ना, जो जनरल रूल्स हैं पोजेशन ऑफ नाउन के दो रूल्स हैं, एक हैं हायर लेवल के, एडवांस लेवल के, लाइक C1 C2 लेवल पे, ठीक है, और एक हैं उससे निचले लेवल पर। यानी हमारे पास ना इंग्लिश में लेवल्स होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस पे आमतौर पे लोग होते हैं। एक A0 भी होता है जिसमें 500 से कम वर्ड्स वाला लेवल है। तो हायर लेवल पर जाकर कुछ जगह पर हम अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं बेजान चीज़ों के साथ भी, लेकिन हायर लेवल के अलावा जितनी जनरल इंग्लिश है उसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जिंदा चीज़ है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मुर्दा चीज़ है तो ऑफ के साथ पोजेशन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बताता हूँ इसकी मिसाल, मैंने कहना है मोबाइल का कवर, तो मैं मोबाइल्स कवर नहीं कहूंगा, मोबाइल मुर्दा है, जो मालिक है, मालिक पे ध्यान देना है, जिसकी पोजेशन है, मोबाइल का कवर है, मोबाइल मालिक है अपने कवर का, मोबाइल मुर्दा है तो मैं कहूंगा कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल्स कवर मैं नहीं कहूंगा। सिमिलरली पेन का ढक्कन है तो मैं कहूंगा कैप ऑफ द पेन, पेन्स कैप नहीं कहूंगा क्योंकि पेन मुर्दा है। लेकिन अगर मैंने किसी जिंदा इंसान की या जिंदा जानवर की मिसाल देनी है जैसे अवैस की माँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अवैस अपोस्ट्रोफी मदर, और अगर नाम एस पे खत्म ना हो रहा हो जैसे अली की माँ, तो अली अपोस्ट्रोफी एस फिर मदर।
तो अभी हमने ये सीखा है कि जिंदा जो नाउन है उनकी पोजेशन बनेगी अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और जितने मुर्दा नाउन हैं उनकी पोजेशन बनेगी ऑफ के साथ। ठीक है, माँ सिवाय या एक्सेप्शनल केस के अलावा। एक्सेप्शनल केस में कुछ चेंज आएगा, ठीक है, लेकिन रेगुलर केसेस में हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, चले आगे चलते हैं। मैं चैट बॉक्स देख लूं कि शाजमीन, इसको भी आप अगर रेफरेंस के तौर पे चेक करना चाहें तो रेनन मार्टिन को इसको आप चेक कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, चलें। अच्छा, आगे आई एम सॉरी, मैंने वो किया हुआ है जूम इन, तो फिर ये आगे होगा जी। नाउ अब इससे थोड़ी सी और एडवांस चीज, अब हम दो ऐसे जुमलों की बात करेंगे जो टेंसेस के ही हैं, उनमें कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये एडवांस्ड यूज ऑफ टेंसेस है, और ये यूज अक्सर औकात हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता, हमारी रेगुलर बुक्स में नहीं होता, लेकिन इसका रेफरेंस भी मैं आपको दूं तो प्रोफेसर आसिफ अली की बुक से आपको मिल सकता है, जेब इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो दो जुमले हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सेकंड जुमला, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्यों? 10 सेकेंड। बी, बी सही है, इट्स कंटिन्यूस एक्शन। ओके, बी सही है। अच्छा, और कोई बताए, मैं चैट बॉक्स निकालूं? जी, ए बी। अच्छा, जो ए कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, वो भी रीजन बताएं, क्योंकि बी वालों ने तो कहा कि कंटिन्यूस एक्शन है, वाकई हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एक्शन चल रहा है। ओके, तो ए वाले जो है वो बताएं, वो क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, अब्दुल हादी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जी। अच्छा जी, जी, ओके, यूनिवर्सल फैक्ट, साली सालिस ने भी आंसर किया, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं बताता हूँ जी, जिनका ए आंसर है डेट इज द करेक्टेड वन। वाई? क्योंकि टेंसेस के अंदर हमें आमतौर पे ता है, ती है, ते हैं पढ़ाते हैं कि ये हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर आपने अपने माइंड के साथ सोचना है तो कैसे सोचना है। यानी अगर आपने सोचना ही इंग्लिश में है तो आप क्या करेंगे? एक तो है ना, उर्दू को आप इंग्लिश में कर रहे हैं। अच्छा अस्मा, प्लीज इस पे आप मैंने आपको एक्सेस नहीं खत्म की हुई बोर्ड की, प्लीज इस पे आप राइटिंग ना कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो हमारा कंटेंट इस तरह खराब हो जाएगा, तो प्लीज राइटिंग ना करिए, इसको रिमूव कर दें। सो आई वाज सेइंग दैट कि जब आपने उर्दू के बजाय सोचना ही इंग्लिश में है तो तब कैसे इंग्लिश को पढ़ना चाहिए? तो उसका तरीका ये है कि आप टेंसेस को ऐसे समझें कि किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा टेंस यूज होना है, क्योंकि आपको उर्दू से इंग्लिश नहीं करनी। तो इसके लिए हमें क्या बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है जब यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स या ट्रुथ हो, हैबिट्स हो, स्केजुअल्स हो। ठीक है, इन सब चीजों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज किया जाता है? इसके दो यूजेज हैं। एक, कि कोई चीज अभी हो रही है और फ्यूचर में खत्म हो जाएगी, प्रेजेंट में कंटिन्यू तो है बट फ्यूचर में एंड हो जाएगी, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा। और दूसरा यूज क्या होगा वो मैं आपको सेकंड जुमले में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वरना जुमले की वो सारी जो है स्ट्रक्चर का आपको समझ आ जाएगी, सवाल ही खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी का आंसर यही है कि अर्थ इस वक्त तो रिवॉल्व कर रही है लेकिन रुकेगी नहीं, तो इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं जाएगी। दो वजूहत हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की शर्त है कि चीज अभी जारी है और फ्यूचर में रुक जाए, अर्थ नहीं रुकने वाली, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस बात को हम बयान नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स को या फैक्ट्स को बयान करते हैं, तो इसलिए A1 इज द करेक्टेड वन एंड B1 इज रॉन्ग। ओके, सो जी, तो हम बात कर रहे थे आउट ऑफ टेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वुमन, आई एम अ हाउस वाइफ, या डू यू हैव सम टाइम, डू यू हैव सम फ्री टाइम। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसी टेंस का पार्ट नहीं बनते, तो इंग्लिश में ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स को हम सिंपली तौर पे आउट ऑफ टेंस स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। टेंसेज हमारे पास सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं जो 12 एक्टिव वॉइस के हैं,
8 पैसिव वॉइस के हैं। टोटल 20 स्ट्रक्चर है जिनको हम टेंस कहते हैं। और टेंस की निशानी ये है कि टेंस के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, या तो वो फिजिकली परफॉर्म होगी या मेंटली परफॉर्म होगी, बट परफॉर्म होना जरूरी है, प्रेजेंट में, पास में या फ्यूचर में। बट एक्टिविटी जिसके अंदर इन्वॉल्व है वो टेंस है। और जिसमें कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आप इंफॉर्मेशन देने हैं, इसको सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जस्ट दी जा रही है, जैसे आई एम एन इंग्लिश टीचर। अब इसमें कोई एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला एक उस्ताद हूँ। तो एक्टिविटी तो मैंने कोई नहीं की, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दी है। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम आउट ऑफ टेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इसमें कुछ पेचीदा स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, जैसे मुझे आज एक खत लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर टुडे। मुझे लिखना है, मैंने अभी लिखा नहीं है, बस बता रहा हूँ कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, या वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ता है। इस तरह के जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम किसी टेंस का हिस्सा नहीं बना सकते हैं, तो इसको आउट ऑफ टेंस कहते हैं। ठीक है, चले हम वापस इसको स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। जी, तो जी हमारी रिकॉर्डिंग कंटिन्यूड है। अच्छा, तो अब हमारा लास्ट वाला रह गया कि आई विल अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट मंथ, या आई एम गोइंग टू अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट मंथ। इसमें मैं एक बात बता दूं, ऊपर मैंने नोट लिखा है, आई हैव बॉट टिकट्स टू अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट मंथ। मैंने अपने दोस्त की जो शादी अगले महीने आ रही है, उसमें जाने के लिए मैंने टिकट्स खरीद ली हैं, विच इनडायरेक्टली मीन्स दैट मेरा प्लान कंफर्म्ड है, मैंने इंशाल्लाह लाजमी जाना है। तो अब किस तरह से मैं अपनी बात को बयान करूंगा? ओके, बी ए। अच्छा, महानूर आपने बी कहा है, क्यों कहा है बी? बी, जी इट्स माई इंटेंशन टू गो देयर, और ये कंफर्म है। जी, तो कंफर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आप यूज करेंगे कंफर्म के लिए, राइट? आपके मुताबिक? नहीं, एक्चुअली ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो उसके लिए गोइंग टू यूज करते हैं। अच्छा, आप नियर फ्यूचर को छोड़ दें, हम बात करते हैं। जी। मैं अगले साल, नियर फ्यूचर को छोड़ के अगले साल पे चले जाते हैं, मैं अगले साल जी। अपनी डिग्री हासिल कर रहा हूँ। सोचिए, मुझे बता दिया गया है कि आपको आपकी डिग्री मिलनी है, इशू हो चुकी है, कुछ प्रोसेसिंग में है। ठीक है, गवर्नर के साइन होने हैं, आपको अगले साल मिलेगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मैं अगले साल अपनी डिग्री हासिल करूंगा। ठीक है, मुझे कंफर्म्ड है, तो वहां पे कंटिन्यूस का यूज करेंगे या फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करेंगे? हाँ, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा आई विल अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, फ्यूचर इंडेफिनेट है, और आई एम गोइंग टू अटेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, ये दोनों भी टेंसेस हैं, इसमें कौन सा यूज होगा और क्यों? अब मैं आपका चैट बॉक्स भी देखता हूँ, और कोई वैसे मुझे वर्बली भी बताना चाहे। जी, साले हैज डिसाइडेड, ओके बी, वो कह रहे हैं, साले ने कहा है कि बी क्योंकि डिसाइड हो चुका है इस वजह से। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? चलें, ओके, वापस आते हैं अपने आंसर पर। एग्जैक्टली बी वाला ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के दो रूल्स हैं, दो जगह पर इस्तेमाल करते हैं। एक सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है, जारी है, और फ्यूचर में खत्म हो जाएगी, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होगा। दूसरे कहाँ पे यूज होगा? जब हमारे पास कोई फिक्स्ड फ्यूचर का स्केड्यूल या टास्क है, कंफर्म्ड है, डिसाइडेड है, तो वहां पर हम अपनी बात को फ्यूचर इंडेफिनेट के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूस में बयान करेंगे। ठीक है, तो ये भी रूल है, और जिन्होंने ये कहा है बिल्कुल सही कहा है, और जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ये रूल रेगुलरली नहीं बताया जाता। और बट ये मॉडर्न इंग्लिश में कह लीजिए कि ये बहुत कॉमन है और ये चल रहा है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट मंथ इज करेक्ट, ए वन इज रॉन्ग। ए वन में किसी ने कहा था कि इंटेंशन है, इस वजह से ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी आपने जब काम करने का इरादा जाहिर करना है, अभी कंफर्म नहीं है, अभी आप श्योर नहीं है, मे बी मैं जाऊं, मे बी मैं ना जाऊं, मे बी मैं ये करूं, मे बी मैं ना करूं, तो तब आप आई विल का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट का। लेकिन जब कंफर्म्ड है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस विल बी यूज्ड इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, यहाँ तक तो हमारा हो गया ये एग्जाम्पल्स वाला कंटेंट।
ठीक है, अब मैं ज़रा और आगे चलता हूँ जी। So, as you have seen, correct grammar doesn't completely rely on tenses, but a combination of different grammatical rules that include parts of speech, tenses, and other out of tense structures along with adequate practice। अच्छा, ये वर्ड बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर बयान करना कि बाकी चीज़ें तो मैंने कह दी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, टेंसेस चाहिए, आउट ऑफ टेंस स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन एडिक्वेट प्रैक्टिस पे बात नहीं हुई। वो एक बात कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड मैन से मुराद ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो तमाम लोग, चाहे वो मर्द हैं, औरत हैं, लड़का है, लड़की है, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। इंग्लिश के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में एक बात कही जाती है कि इन दोनों को आप लाइफ में जब छोड़ दें, ये आपको छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये बड़े कह लें कि ना वो हैं, मूडी हैं, या आप ये कह लीजिए ये बड़े सेल्फिश हैं कि आप इन पे ध्यान नहीं देंगे या आप पे ध्यान नहीं देंगे। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेमोराइजिंग रूल्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट टू यूजिंग देम इन रियल टाइम और एट योर प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप काम कर रहे हैं वहां पर आपने कैसे रूल्स को इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, वो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रही हैं, सीएसएस एस्पायरेंट हैं, और उनका मुझे शुरू से कहना यही था कि सर मुझे ग्रामर आती है, ग्रामर मैंने बहुत साल पढ़ी है, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आप मुझे प्रैक्टिस करवा दें। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो ग्रामर तो याद है, लेकिन लिखते वक्त कंफ्यूजन बन जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी कुछ याद कर लें, उसको रट लें, वो भूल जाएगा अगर आपने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, उस पर एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं की। तो हमारे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम रेगुलरली अपने स्टूडेंट से पार्टिसिपेशन करवाते हैं, सेंटेंसेस बनवाते हैं, फिर उसके अलावा एक्सरसाइजेस भी बीच में आ जाती हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि एक टेस्ट ऐसा कंडक्ट किया जाए जिसमें उस वीक का जो कंटेंट है वो सारा मौजूद हो, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस के ज़रिए स्टूडेंट को गुजारा जाए ताकि उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। चलें, thus we have made this course for you, focusing on commonly used structures to make you comfortable with English language. Our goal is to enhance your current understanding of grammar and try to minimize your error. मैंने ये नहीं कहा to make you error free, because error free तो imagine करना ना एक impossible सी चीज़ है। हर इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएं। ठीक है, परफेक्शन इज अनअटेनेबल थिंग। ओके, सो मैं आखिरी बात कहूँगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव एक्सीलेंस इन 3 months, बट इंशाल्लाह यू विल सी a lot of improvement in your current English level after completing this course। अब ये करंट इंग्लिश लेवल के बारे में मैंने आज थोड़ी सी पहले भी बात की थी, मैंने यहाँ पर अपने कोर्स में लिख के आपको शो नहीं किया, बट मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंग्लिश में A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये लेवल्स हैं 7 जो पाकिस्तानी अचीव्स कर सकते हैं। ठीक है, 8वां लेवल पाकिस्तानी अचीव नहीं कर सकते, जिसको नेटिव लेवल कहते हैं। वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पैदाइश है वो किसी फॉरेन कंट्री में हुई है, या आपका एटलीस्ट चाइल्डहुड फॉरेन कंट्री में गुजरा है, आप वहाँ पे रेज्ड अप हुए, तो फिर आप नेटिव के लेवल तक जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी एज में आने के बाद हम नेटिव लेवल पे नहीं जा सकते कुछ भी करके, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मे बी 1 out of 1000, 10,000 लाख कोई बंदा इसको अचीव कर सके, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, तो आपको ये कोर्स करने के बाद ये फ़ायदा मिलेगा कि आप A1 से लेकर किसी भी लेवल पर हैं, A0 से लेकर, बल्कि तो इंशाल्लाह आप अपने लेवल में एक इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। लोग इस बारे में बड़ी बातें कहते हैं कि 2 महीने में इंग्लिश सीखें, 3 महीने में इंग्लिश सीखें। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशंस अटेंड किए थे इसी होप पर कि उन सेशन में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो मेरा फर्स्ट सेशन था, अल्दो आई टॉप द सेशन माशाल्लाह, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं अब निकलने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया हूँ और अब मैं घर में आके हर हर जगह पे इंग्लिश बोलता फिर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल।
इंग्लिश के जितने भी ये सेशन होते हैं ये आपको बेटर बनाने के लिए होते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक बंदे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती 3 महीने में वो पूरा प्रो बन जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। बट आई गारंटी इंशाल्लाह कि जिस तरह के मैंने आपको आज रूल्स बताए हैं, इसी तरह के रूल्स हम बेसिक से लेकर एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो कॉमनली मेड मिस्टेक्स हैं इंग्लिश राइटर्स की, हम इंशाल्लाह उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कोर्स इस तरह से ये आपके लिए डिजाइन होगा। जी हिना, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी। आपसे जो है मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, लेकिन आपके पास वक्त भी नहीं था। और मेरे जो यूनिटी ऑफ थॉट कम्युनिटी है वहाँ पे माशाल्लाह एक सेंसिबल होम स्कूलिंग पेरेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका कोर्स जो है ना वो हमारे एकेडमिक उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो भी स्कूल गोइंग हैं और सब उनके लिए भी एक बेहतरीन डिज़ाइन करता ये कोर्स होगा इंशाल्लाह। अक्सर इंशाल्लाह। मदर्स मुझसे पूछती रहती हैं, और जिस तरह प्राइवेट ट्यूशंस भी चल रही होती हैं उसमें भी इस तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स हो ना, तो आई थिंक परसेंटेज बहुत अच्छी चली जाएगी इंग्लिश के सब्जेक्ट में। जी तो बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। इतना बेहतरीन सेशन कंडक्ट करने के लिए, जिसमें इतनी अच्छी अवेयरनेस हम सबको मिली। एक्टिविटी बेस्ड था, बहुत मजा आया। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे अगर किसी की कोई क्यूरीज है तो वो जरूर लें, और कोई फीडबैक है तो वो भी दें। सब पार्टिसिपेंट अपना वन बाय वन अनम्यूट करके पार्टिसिपेट। जज़ाकल्लाहु खैरन मैम जी, हिना, मैं बहुत शुक्रिया आपका। चाहूंगी जी। पहले जी तलत। सर असफन के वाकई में दो तीन चीजें मेरी बहुत अच्छी क्लियर हुई हैं। एक तो ये अपोस्ट्रोफी एस लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से जो आपने इसको डिफाइन किया है, ये मुझे जी। पहले नहीं पता था। ऑल्दो आई एम अ टीचर, इंग्लिश राइट। टीचर, हाँ, लेकिन ये ग्रेट। वाकई मुझे ये नहीं पता था ये बात। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा ये जो आपने यूनिवर्सल ट्रुथ का बताया है, और ये नियर फ्यूचर, और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हमारा काम अभी कंफर्म है कि ये होना है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहेंगे। राइट। ये चीजें थी तो दिमाग में कि हाँ ऐसे हैं, लेकिन उसकी लॉजिक नहीं पता थी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक यू सो मच तलत। माशाल्लाह जी, बिल्कुल। मैं तल्लत को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि फॉर बीइंग अ टीचर उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया। वरना यकीन करें कि हमारे टीचर्स एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करते और ये नहीं बताते कि हमने आपसे सीखा क्या ना। और यकीन करें कि गलतियां निकालने वाले इतने अच्छे आ जाते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको लेकर चलती हूँ। मैं जरूर बताती हूँ टीचर्स को ना, उनका जो भी फीडबैक है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। क्योंकि राइट। जिंदगी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखने का जो है वो अमल जारी रहता है, लैंग्वेज कोई भी है। मेरी कोशिश ये है कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी हैं ना, वो स्पेशली अरेबिक लर्निंग और इंग्लिश में भी इतनी बेहतरीन कॉम्पिटेंसी रखें। और इवन मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये सीख रही होती हूँ एज ए स्टूडेंट ना, कि राइट। वाकई हम लोगों को ना ग्लोबली बात करने में, अपनी बात पहुंचाने में बहुत आसानी पेश आए। राइट। राइट। जज़ाकल्लाहु खैरन। एग्जैक्टली। मैं भी ये मानता हूँ कि एक इंसान जब तक जिंदा है वो एक स्टूडेंट भी है। although वो टीचर किसी स्पेसिफिक कोर्स का बन जाए, बट ही विल रिमेन स्टूडेंट अंटिल ही डाई। तो ओके। हमारे साथ नुमेरा है। जी नुमेरा। जी असद, असद नुमेरा कुछ पूछना चाह रही है। जी नुमेरा जी। काइंडली अनम्यूट योर। जी अस्सलाम नुमेरा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, पहले तो मैं बात करना चाहूंगी सेशन तो मुझे पता नहीं था। मैंने भी अपना सेल फोन देखा तो ये लिंक शेयर हुआ हुआ था तो मैंने ज्वाइन किया। तो ओके। मैं पूरा सेशन तो अटेंड नहीं कर पाई, बट मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रही हूँ। जैसे आपने बताया कि A0 से C2 लेवल्स हैं जो कि अचीव किए जा सकते हैं इंग्लिश में। जी। I know English. I can speak in English, but my issue is fluency and writing skills. I want to improve my fluency and writing skills. तो आपका कोर्स जो है वो मुझे इसमें किस तरह कितना हेल्प कर सकता है, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। थैंक यू। जी। जी नुमेरा, थैंक्स सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अच्छा नुमेरा, फ्लुएंसी और राइटिंग दोनों ही चीज़ें आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी इंशाल्लाह। वो कैसे? देखिए, फ्लुएंसी डिपेंड करती है, अब मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं सही बात कर रहा हूँ। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं जो अपनी बात कन्वे करना चाह रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और मेरा मीनिंग कुछ और जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर एक फियर पैदा करता है।
और वो फियर हमें काम नहीं करने देता। फ्लुएंसी जो टूटती है ना, बेसिकली वो इसी वजह से टूटती है कि हमें यकीन नहीं होता हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। ग्रामेटिकली हम अपनी बात को सही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं हमारी इंसल्ट ना कर दी जाए, कहीं हमारी बात गलत ना समझ ली जाए। तो इस फियर से हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लुएंसी टूटती है। और जो राइटिंग है, राइटिंग में भी यही चीज़ है कि आपको, जिस तरह कि मैंने बताया, वो सीएसएस एस्पायरेंट थी, उनको तो आल्टो ग्रामर भी याद थी, बट वो कहती थी मुझे ये बताएं कि मैं राइटिंग कैसे करूं। तो मेरा जो कोर्स ये वाला है, इसमें एंडिंग पे हमारा यही टास्क होता है। हम क्या करते हैं, हम रैंडम ऑब्जेक्ट्स पकड़ते हैं, लाइक कप पकड़ लिया। अब मैं कहूँगा इस कप के बारे में 10 सेंटेंसेस बनाएं। स्टार्ट 10 से करते हैं, फिर 15 पे, फिर 20 तक हम जाते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो अब इस पे कैसे बात कर सकते हैं, दिस इज अ कप, ठीक है, ये इतने में खरीदा है, ये फलां जगह से खरीदा है, ठीक है, इसकी ये क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल इट इज़ एन अनब्रेकेबल कप, ठीक है। फिर मैं इसका यूज़ क्या करता हूँ, आई यूज़ इट टू हैव माई टी, ठीक है। आई ऑल्सो यूज़ इट टू हैव कॉफ़ी समटाइम्स, ठीक है। फिर इसके अलावा आई कैन यूज़ इट एज अ पेन होल्डर एज वेल, मैं इसको पेन होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो हमारी एक्टिविटी चलती है उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट हो सके, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग Yes. टाइप ना, ठीक है Uh, जी। तो इस लिहाज से ये आपके लिए बेनिफिशियल sir, am साबित I हो सकता है। audible? जी जी, यू आर ऑडिबल। सर, स्पीकिंग आपके कोर्स में स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी होंगी? मींस के हम स्पीकिंग के लिए, एक्चुअली माय इशू इज कि आई डोंट हैव एनवायरनमेंट टू स्पीक इंग्लिश। ओके। मैं सारे मेरे जो friends जो मेरा है एनवायरनमेंट उर्दू स्पीकिंग है, तो मैं इतनी इंग्लिश बोल ही नहीं सकती। तो आई नीड एन एनवायरनमेंट टू स्पीक इंग्लिश। राइट। एनवायरनमेंट मुझे मिल जाएगा इंग्लिश बोलने का, तो मेरा कॉन्फिडेंस का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, बट आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू एनीवन। राइट। I need some person to speak with so ओके। that I can improve my fluency. गॉट एंड दैट। राइटिंग का भी सर बेसिक का issue नहीं है, मैं एकेडमिक राइटिंग की तरफ जाना चाहती हूँ, लाइक एनालिटिकल राइटिंग, लाइक जैसे हम्म सर आइल्स में होता है, या हम्म लाइक जीआरई में होता है, हम्म ऐसे राइटिंग वगैरह इस तरह से। हम्म when that type of writing in which we वो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, we think in English then we write. अच्छा, ये जो चीज़ है ना, टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ये मेरे कोर्स का हिस्सा है। जैसे कि आज आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ना, जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम पे अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा था, वो मैं यही कर रहा था कि हमें उर्दू में सिखाया जाता है कि ता है, ती है, ते है को प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाल दें, रहा है, रही है, रहे हैं को प्रेजेंट कंटिन्यूस में डाल दें। लेकिन अगर आपने सोचना ही इंग्लिश में है, तो आपको सिनेरियोज को समझना पड़ेगा कि किन सिनेरियोज पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना है, किन सिनेरियोज पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होना है। तो वो सिनेरियोज मेरे कोर्स में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने कोर्स में इस चीज़ की बहुत ही कम कोशिश की है कि मैं ता है, ती है वगैरह की तरफ बच्चों को लेके जाऊं, क्योंकि मेरा खुद का मानना है उर्दू में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एक अच्छी टेक्निक नहीं है। इट इट टेक्स अ लॉट Yes. ऑफ टाइम, ये बहुत आपका टाइम वेस्ट करती है। तो मेरे कोर्स में ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, कि आप इसमें राइटिंग को इंग्लिश में करने का, या फिर थिंकिंग इन इंग्लिश का जो प्रोसेस है उसको आप सीख सकेंगी। लेकिन जो आप कह रही हैं ना कि स्पोकन का पार्ट, स्पोकन की मैंने एक्टिविटीज़ इस कोर्स में शामिल नहीं की हैं। लेकिन आप मुझसे जब बात कर रही होंगे, जैसे अभी आप बात कर रही हैं, उस वक्त मैं कहूँगा आप इंग्लिश में अपनी पूरी बात करें। एक तो आपको ये बेनिफिट होगा, सेकेंडली आपको मेजर बेनिफिट होगा, आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा टू थिंक इन इंग्लिश, ये आपको मिलेगा फायदा, ठीक है। असफल, Okay. मैं आपसे Okay. ये रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा भी बल्कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अभी अक्टूबर में ख़त्म हुआ है, ये हमारा 2 मंथ का था, और बहुत ही उसमें जो मेरे साथ ट्रेनर थी उन्होंने लॉट्स ऑफ टॉपिक पे बहुत ही प्रैक्टिस करवाई थी। बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था जिसमें हमारे साथ 8 साल के बच्चे से लेके और या यूं समझ लें कि 60+ तक भी हर कोई पार्टिसिपेट करने का मौका ढूंढ रहा होता था। आपका ये जो कोर्स है ये 5 डेज या 4 डेज, आप इसमें से 1 डे जो है ना, ये अगर आप स्पोकन के लिए सजेस्ट करते हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट इस वक्त है, मुझसे पूछा जा रहा है कि स्पीकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए और स्पोकन एक्सपर्टीज के लिए हमें कोर्स सजेस्ट करें, तो आई थिंक
बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको स्पोकन एक्सपर्टिस के लिए भी ज्वाइन करना चाहेंगे। माशाल्लाह आपका कोर्स बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि अगर इस तरीके से आप इसमें इसको इनहेंस कर लें तो मैं फिर हम इसको लॉन्च करते हैं। ओके मैम, ठीक है, फिर मैं इसको स्पेशल इस चीज़ के लिए एक्टिविटीज़ को मैं इंशाल्लाह डिज़ाइन कर दूंगा। वन डे फिर हम स्पोकन का रख लेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ों पे डिस्क्रिप्शन या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, रोल प्ले की एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोकन में बड़ी, कि हम दो स्टूडेंट्स को एक रोल दे देते हैं और उनको टॉपिक देते हैं, इसमें आपस में बात करें। तो इस तरह की चीज़ें फिर हम ना इंशाल्लाह वन डे एग्जैक्टली। अ वीक तो कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल, ये ओके। कम्युनिकेशन के वो मेरा ख्याल है बहुत बेस्ट रहेगा कि मुख्तलिफ सीन्स क्रिएट करके टॉपिक दे के तो हम इस तरह से कंपटीशन करवाएं तमाम पार्टिसिपेंट्स ने ना। हमारे साथ शाहजमीन है। शाहजमीन आपने हैंड रेज किया हुआ है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। जी सर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस नुमेरा से और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जी। मैंने 6 मंथ का जब कोर्स किया था स्पीकिंग इंग्लिश का ना, तो जी। वेरी फर्स्ट डे टीचर जब हमारी क्लास में आई थी तो उन्होंने हमें कहा था यू मस्ट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो हम ओके। सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अभी तो हमारा कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो ये उन्होंने पहले दिन ही बस रूल लागू कर दिया है कि जी इंग्लिश में बोलना है। राइट। तो मैंने कहा कि मैम हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आपने बस करना है, और उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ, और वो ये है कि इंग्लिश जब आप किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने बोलेंगे ना, तो एटलीस्ट वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो एटलीस्ट ये तो सोचेगा कि चलो यार ये गलत ही बोल रहा है, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहा है। और अगर जी। किसी अनपढ़ के सामने बोलोगे तो उसको तो वैसे ही पता कोई नहीं चलना कि भाई ये ठीक बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। तो आप लोगों ने बस पहला रूल ये पकड़ना है कि इंग्लिश बोलनी है, कोशिश ये राइट। करनी है कि आप मैसेजेस में एक दूसरे के साथ जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंग्लिश में बात करें। वो मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे सोशल सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो हमें ये कह रहे होते हैं कि ये तुझे भी इंग्लिश बोल के अपनी इंग्लिश झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो लेट देम स्पीक, वो जो भी कहना चाहते हैं कहने दें राइट। उनको। लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप किसी से भी कन्वर्सेट कर रहे हैं, तो आप चाहे मैसेजेस में कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश में बात करें। और दूसरा रूल उन्होंने हमें ये बताया था कि आप डायलॉग्स लिखा करें। राइट। जो जैसे हम लोगों को अक्सर 9th 10th में भी करवाए जाते थे कि कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान, दर्जी और कस्टमर के दरमियान, तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो जो है उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया था। तो मैं राइट। भी अपने बच्चों को ये दो चीजें होती हैं, ये पहले दिन ही कहती हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश करनी है। राइट। राइट। राइट, बिल्कुल सही है। इसी पे शाज़मीन, वो जो मैं कह रहा था ना कि हम रोल प्ले कर सकते हैं, तो उसमें वो डायलॉग्स टाइप ही हम सिचुएशंस देंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिस हमारी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। कि आपने फॉर एग्जांपल पहले वीक में कोई कुछ रूल्स सीखे हैं, अब आप कोशिश करेंगे उन रूल्स को मैं अपनी स्पीकिंग में अप्लाई कर सकूं। फिर सेकंड वीक में जो सीखे हैं, अब उन रूल्स को अप्लाई किया जा सके। तो ये बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी बात है, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। जी। ओके। सो और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है? माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी सजेशंस भी आ रही हैं, आई रियली वेरी अप्रिशिएट दैट। जी। एनी अदर क्वेश्चन और फीडबैक? चलें, आई थिंक सो आप सब के क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, एंड आई हैव नॉट लेफ्ट एनीवन अनअटेंडेड। सो ठीक है मैम, है ना? फिर अभी फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? और जो लोग अटेंड नहीं कर सके वो फिर मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है? चलें, तो ओके, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। मैम हिना वापस जी कनेक्ट हो अरफान गई बहुत हैं? जी शुक्रिया। मैम। जी जी अरफान मुझे बल्कि मैसेजेस आ रहे थे कि हम हमारी जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया ना, हम बता भी नहीं सके कि दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करना। तो उन्होंने अच्छा कहा अच्छा। जी, और मैं यकीन करेंगे नेट इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि इस अगर अगर मीटिंग चल रही है ना तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं, मेरा इवन रिटर्न भी डिलीवर नहीं हो रहा। राइट मैम। तो ये नेट इश्यूज की वजह से ये है कि आइंदा हम इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट सेशन भी एक रखेंगे। जी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी थोड़ी सी अवेयरनेस सेशन होना चाहिए, आप करेंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। भी बता दीजिए। जी और मैम, आपका इंशाल्लाह मैं कोर्स जो है करूँगा। वो भी कर दीजिए।
जी कोर्स में इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स भी हम शेयर कर देंगे। जी उम्मीद है इंशाल्लाह। जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एनरोलमेंट हम ले लेंगे। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मिलते हैं मैम, सब जुड़े थैंक यू सो रहेंगे। मच। जी 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 इंशाल्लाह। ओके जी, फिर थैंक यू सो मच टू एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।